हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फरू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन से पेज 237 पर ये दिए गए हैं, इन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल को हमें बताना है। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसके कारण उस कॉइल के एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाती है या फिर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है। जैसे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक सेटअप दिया गया है। ये मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये दी गई है रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल दी गई है ABCD। ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो रोटेट करती है। ये यहाँ पर ये आप सर्कुलर देख रहे होंगे, ये होता है एक्सल जो रोटेट करेगा। जब एक्सल रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ABCD जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये भी रोटेट करेगी। इस पर दो रिंग है, R1 रिंग और R2 रिंग। जो R1 का अंदर का मटेरियल है ये इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड मटेरियल से मिलकर बना होता है। और R1 रिंग का एक ये ब्रश है B1 कंडक्टेड मटेरियल से मिलकर बना होता है। और R2 रिंग का एक ब्रश इससे जुड़ा हुआ है B2। ये जो B2 ब्रश है ये भी कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना होता है। और B1 और B2 से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज को या फिर इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। अब ये देखते हैं इसमें ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो ये एक्सल है ये घूमना स्टार्ट होगा, रोटेट होगा। जैसे जैसे एक्सल रोटेट करेगा उसके साथ साथ जो AB है, AB कॉइल है, AB साइड है कॉइल की, वो ऊपर आ जाएगी, और जो CD कॉइल साइड है कॉइल की वो नीचे आ जाएगी। जैसे हमने लिया, ये आप देख रहे हैं ये AB साइड है, ये CD साइड है जो आप ब्लैक कलर से देख रहे होंगे। तो जैसे जैसे एक्सल ने रोटेट करना शुरू किया क्लॉकवाइज, तो उससे क्या होगा, AB ऊपर आ जाएगी रोटेट करके, CD नीचे आ जाएगी। रोटेट करने से AB ऊपर आ गई और CD नीचे चली गई। CD का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है और AB का अपवर्ड हो रहा है। तो अब हम इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट होगा। इस जो जैसे ही इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज जनरेट होगी। तो उसको मेजर करने के लिए वो किस डायरेक्शन में होगी, इसके लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। वही है, हमें तीनों मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले AB डायरेक्शन लेते हैं। AB का जो मूवमेंट हो रहा है वो ऊपर की साइड हो रहा है, अपवर्ड। तो हमने थंब को तो रखना है अपवर्ड साइड में, और मैग्नेटिक फील्ड को लेफ्ट से राइट की ओर। ये मूवमेंट हमारा अपवर्ड साइड में, ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर। जो ये मिडिल फिंगर है ये देखिए हमारी इंड्यूस्ड करंट। तो AB में जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऊपर की तरफ है। AB में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस तरीके से होगा, A से B की तरफ। अगर हम यहां पर CD निकालें तो CD का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा था, CD का मूवमेंट डाउनवर्ड आप यहां से ऐसे ले सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो लेफ्ट से राइट की ओर, तो जो करंट आएगा इंड्यूस्ड करंट वो C से D की तरफ आएगा। राइट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने पर हमें पता लग गया जो C और D में जो करंट फ्लो हो रहा है वो C से D की तरफ हो रहा है। तो ये इंड्यूस्ड करंट हुआ A से B, C से D। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो B2 से B1 की तरफ होगा, क्योंकि करंट A से B में गया, फिर C से D में, फिर यहां से B2 से B1 की तरफ करंट फ्लो होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो AB थी वो ऊपर आ गई, CD नीचे आ गई थी। फिर एक्सल रोटेट करेगी दोबारा। एक्सल रोटेट करने के बाद जो AB है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसका, जो CD का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, हो जाएगा इनमें जो करंट की पोलरिटी है, करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने से। अब करंट फ्लो होगा B से E की तरफ दूसरे हाफ रोटेशन में, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो D से C
की तरफ होगा। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां पर नीचे जो करंट फ्लो होगा वो B1 से B2 की तरफ होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले हाफ रोटेशन में तो जो करंट फ्लो होगा वो B2 से B1 की तरफ, दूसरे हाफ रोटेशन में जो करंट फ्लो होगा वो होगा B1 से B2 की तरफ। तो जब भी जो ये AC जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की पोलरिटी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले हाफ रिवॉल्यूशन में B2 से B1, दूसरे हाफ रिवॉल्यूशन में B1 से B2। यही, और जो इस मूवमेंट के कारण इसमें जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, और ये इसकी वर्किंग थी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के हमें कुछ सोर्सेज बताने हैं, यानी डायरेक्ट करंट जिसमें पोलरिटी चेंज नहीं होती। तो सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर, ये डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं, ये हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सोर्सेज प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन कौन से सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको एसी जनरेटर्स कहते हैं, इन्वर्टर्स। ऐसे जनरेटर और जो इन्वर्टर्स हैं ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, डीसी को एसी में। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर वायर की मिलकर बनी हुई है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच इन। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कब चेंज होगी, हमने अभी देखा जो डायरेक्शन हो रही थी इंड्यूस्ड करंट की, पहले हाफ रोटेशन में तो B2 से B1, दूसरे हाफ रोटेशन में B1 से B2। तो जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज हो रही है, आधे रिवॉल्यूशन में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। पेज 238 पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज। हमें 2 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जो कॉमनली इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और अप्लायंसेज में यूज किए जाते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेज हैं उनमें अर्थ वायर्स या फिर अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी मेजर के तौर पर। दूसरा, उन पर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया है एमसीबी ने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या करेंगी, जब भी सर्किट से उनकी रेटिंग से ज्यादा करंट क्या कराया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। जैसे सर्किट की रेटिंग है 5 एम्पियर, उससे करंट ड्रॉ किया जा रहा है 7 एम्पियर, तो ये एमसीबी क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी, जिससे ओवरहीटिंग ना हो और जो अप्लायंसेज हैं वो खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere। एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट की है। 2 किलोवाट यानी 2 × 10³ वाट, 2000 वाट। और जो ये इलेक्ट्रिक ओवन है ये ऑपरेट कर रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट की वोल्टेज है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और उसकी जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। इस करंट रेटिंग का मतलब है कि अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट से 5 एम्पियर से ज्यादा ड्रॉ कर लिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, ओवरहीटेड हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। तो इससे आप क्या रिजल्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो इलेक्ट्रिक ओवन की जो पावर है, पावर रेटिंग ऑफ ओवन, पावर जो इलेक्ट्रिक ओवन की जो पावर है वो 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो 2 किलोवाट में 2000 वाट, ये इसकी पावर रेटिंग है। और हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस रेटिंग है वो कितनी है, 220 वोल्ट। तो अगर हम निकालें, हमें पता है पावर इज इक्वल टू VI, तो पावर का फॉर्मूला ये P = VI। यहां से हम अगर करंट निकालें तो करंट आ जाएगा P/V। तो I = पावर कितनी है, 2000 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100/11, ये आ जाएगा लगभग 9.1 के करीब, ये 9.09 के करीब आ जाएगा। तो ये इतने एम्पियर। अब हम इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जो सर्किट की जो रेटिंग है वो है 5 एम्पियर, कि हम सर्किट से 5 एम्पियर से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ओवन है वो कितने एम्पियर ले रहा है, वो 9 एम्पियर सर्किट से ड्रॉ कर रहा है। तो सर्किट से उसकी क्षमता से ज़्यादा, यानी उसकी जो जितनी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट निकलेगा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा।
द सर्किट विल ओवरहीटेड एंड ब्रेक। सर्किट ओवरहीटेड हो जाएगा और ब्रेक होकर डैमेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो घरों में यूज किए जाते हैं, तो उनको ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला है टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट से बहुत ज्यादा अप्लायंसेस हमें कनेक्ट नहीं करने हैं। दूसरा, टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज एट द सेम टाइम। एक समय में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस हमें यूज नहीं करने हैं। थर्ड, फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। जो फॉल्टी अप्लायंसेस हैं, ऐसे सामान जिसमें कोई खराबी है, उनको सर्किट से हमें कनेक्ट नहीं करना है। थर्ड, फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट। और सर्किट में जो फ्यूज है वो उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब तो फ्यूज की जगह पर एमसीबी जो है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।